सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम बात करते हैं आज भारतीय न्याय संहिता पे। भारतीय न्याय संहिता के बारे में जो हम पहले धारा 44 देखी थी उससे आगे चर्चा करेंगे आज। तो आज जो बात रहने वाली होगी वो बात है दुष्प्रेरण, यानी कि किसी की प्रेरणा से कोई गलत काम करना। ठीक है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, दुष्प्रेरण के बारे में। तो ज्यादा समय न लेते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। आइए, तो दुष्प्रेरण आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न। ठीक है, यानी कि पहले किसी ने उकसा दिया कि जाओ फलाने आदमी को मार दो, फिर उसका आपने क्या बनाया, आपराधिक षड्यंत्र किया कि कैसे मारना है इसको, और फिर क्या किया, आपने प्रयास किया उसको मारने का। ठीक है, तो ये क्या है, अपूर्ण अपराध। आइए बात करते हैं। ये तीनों अपूर्ण अपराध हैं। इनमें जरूरी नहीं है कि मुख्य अपराध पूरी तरह हो ही जाए, फिर भी कानून इन्हें अपराध मानता है और सजा देता भी तीनों को। अगर आप दुष्प्रेरण यानी कि किसी को उकसाते हैं तो भी अपराध है, आपराधिक षड्यंत्र करते हैं तो भी अपराध है, और प्रयत्न करते हैं किसी को हानि पहुंचाने का, वो भी अपराध है। चाहे ये अपराध पूर्ण हो या न हो, लेकिन ये अपराध है, अपूर्ण अपराध बोले जाते हैं तीनों, और इनमें कानून जो है आपको सजा देता है। आइए बात करते हैं। दुष्प्रेरण यानी कि दुष्प्रेरण क्या है देखते हैं। दुष्प्रेरण, जाओ और उस आदमी को मार डालो भाई। ठीक है, ये व्यक्ति वो उकसा रहा है किसको, इसको उकसा रहा है इसको। क्या होता है, अगर आप खुद अपराध नहीं कर रहे लेकिन आप किसी दूसरे व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसा रहे हैं भाई, सलाह दे रहे हैं या अपराध को अंजाम देने की उसकी मदद कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं भाई, आप कौन होंगे, आप दुष्प्रेरक होंगे, आप दुष्प्रेरण कर रहे हैं भाई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और ये क्या है, दुष्प्रेरक अगर आप हैं तो आप भी क्या है, अपराधी हैं। कै ने ख को कहा कि जाओ और उस आदमी को मार डालो। यहां कै ने अपराध करने के लिए उकसाया है, भले ही कै ने खुद गोली नहीं चलाई, वह दुष्प्रेरण का दोषी है। इस बात को ध्यान रखना, आपने उसको गलत क्या दी है, प्रेरणा दी है, तो दोषी तो आप भी हो गए। ये नहीं कि गोली उसने जाके ही मारी है कि वो ही हो गया, दोषी तो आप भी हो गए, क्योंकि आपने उसको गलत सिखाया है, गलत प्रेरणा दी है, गलत राय दी है। ठीक है भाई, दूसरा देखते हैं हम आपराधिक षड्यंत्र। ये क्या होता है आपराधिक षड्यंत्र, जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई गैर कानूनी काम, जो कानून में क्या है मान्य नहीं है, गैर कानूनी काम क्या करते हैं, करते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई गैर कानूनी काम करने का पक्का इरादा या समझौता कर लेते हैं तो उसे षड्यंत्र कहते हैं भी, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें यह जरूरी नहीं है कि सब ने मिलकर अपराध किया हो, बस योजना बना लेना ही क्या है, अपराध बन जाता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। ए और ब बैंक लूटने की योजना बनाते हैं और अपनी भूमिकाएं बांट लेते हैं कि कौन से व्यक्ति को क्या काम करना है। ठीक है भाई, योजना बना ली, भूमिका बांट ली कि कौन गाड़ी चलाएगा, कौन अंदर जाएगा। भले ही उन्होंने अभी बैंक लूटा नहीं है, लेकिन उन्हें आपराधिक षड्यंत्र का अपराध कर दिया है। ये भी क्या है, अपराध है, ध्यान रखना। तीसरा, प्रयत्न करना। जब कोई व्यक्ति अपना दुराशय यानी कि बुरी नीयत पूरा करने के लिए अपराध की दिशा में कोई ठोस कदम उठाता है, लेकिन भाग्य या किसी
बाहरी रुकावट के कारण अपराध पूरा नहीं हो पाता। ठीक है, अब ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति को मारने के लिए गया था, गोली चला दी, अचानक से क्या है, बी को गोली नहीं लगी, साइड में से चली गई, तो दुराशय प्रयत्न तो किया इसने इसको मारने का। ठीक है, तो ये भी क्या है, अपराध ही है। पहले हम इसको उकसाते हैं, दुष्ट जो प्रेरणा आता है, दुराशय आता है हमारे अंदर, और दुराशय से अपराध की क्या है, षड्यंत्र करते हैं, षड्यंत्र से हम उसको अंजाम देते हैं, प्रयत्न करते हैं। क्या किसी की हत्या करने के इरादे से उस पर गोली चलाता है, लेकिन निशाना चूक जाता है और सामने वाला व्यक्ति बच जाता है। यहां कहने हत्या तो नहीं की, लेकिन हत्या करने का प्रयास जरूर किया है, अटेम्प्ट तो किया है। आप एग्जाम देने गए, एग्जाम था आपका, आपने अटेम्प्ट दे दिया, पेपर दे दिया और आप फेल हो गए, तो आपने प्रयत्न तो किया है पास होने का, जिसके लिए उसे सजा मिलेगी, ध्यान रखना भाई। अटेम्प्ट किया मारने का तो सजा मिलेगी। भारतीय न्याय संहिता में यह प्रावधान दंडनीय है और समाज में अपराध होने से पहले ही रोकथाम का उद्देश्य रखते हैं भाई। ठीक है, तो समाज में अपराध होने से पहले ही क्या है, रोकथाम का उद्देश्य रखते हैं। आइए आगे चर्चा करते हैं। जैसे कोई किसी को सिखा रहा है, ठीक है, या आपराधिक षड्यंत्र बना रहे हैं, तो पुलिस को पता चल गया कि इन्होंने आपराधिक षड्यंत्र बनाया या किसी ने शिकायत कर दी, तो ये अपराध है। प्रयत्न किया किसी को मारने का और वो बच गया, तो ये भी अपराध है, सजा मिलेगी भी इनमें सभी में। आइए आगे चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं दुष्प्रेरण पर। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 45 दुष्प्रेरण के बारे में बताती है। ठीक है, किन 3 स्थितियों में आप दुष्प्रेरक माने जाएंगे? तो 3 स्थितियां ऐसी हैं जिसमें आप क्या माने जाएंगे, दुष्प्रेरक माने जाएंगे। पहली स्थिति कौन सी, किसी को उकसाना। दूसरी स्थिति जो है वो क्या है, आपराधिक षड्यंत्र में आप शामिल होना। और तीसरी स्थिति ये है कि आप अपराधी की क्या करना, मदद करना। आइए देखते हैं पहली स्थिति क्या, उकसाना। किसी को किसी अपराध को कराने के लिए प्रेरित करना, भड़काना या बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये क्या है, उकसाना। उदाहरण देखते हैं, ये अपराध है। अगर आप किसी से कहें जाओ और उसका घर जला दो, आपने उकसा दिया उसको, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, या उसे बार बार इतना मजबूर करें कि वह अपराध करने के लिए तैयार हो जाए, यह उकसाना है। ठीक है, अपराध करने के लिए किसी को मानसिक रूप से भड़काना या उकसाना, ये अपराध है। दुष्प्रेरण आपने किया है, आप क्या है, दुष्प्रेरक है। ठीक है भाई। बात नंबर 2, आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होना। मतलब सिर्फ योजना में शामिल होना ही काफी नहीं है, उस योजना के तहत कोई कार्य या अवैध लोप होना जरूरी है। आइए देखते हैं। मान लीजिए आपने और आपके दोस्त ने मिलकर चोरी करने की योजना बनाई। ठीक है, यदि उस योजना के तहत आप में से किसी ने चोरी के लिए जरूरी औजार जैसे ताला तोड़ने वाली रोड खरीद लिए या मौके पर जाकर रेकी कर ली, तो यह दुष्प्रेरण माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, भले ही मुख्य चोरी अभी न हुई हो। ठीक है, तो मुख्य चोरी नहीं हुई, लेकिन आप रेकी करके आ गए उस जगह की और आपको पता है, और फिर आपने योजना बनाई, तो क्या है, ये अपराध है। योजना के तहत कोई कार्य करना या अवैध लोप करना क्या है, ये अपराध है। बात नंबर 3, दुष्प्रेरण में क्या है, सहायता करना। भाई जानबूझकर किसी काम या किसी काम को न करने, यानी कि अवैध लोप के जरिए अपराध करने में मदद करना। भाई ठीक है,
किसी को पता है कि हत्या होने वाली है, ठीक है भाई, और वह जानबूझकर सुरक्षा जो कर्मी जो है सुरक्षा कर्मियों को वहां से क्या कर देता, हटा देता, ठीक है, या अपराध करने वाले को छिपाने की के लिए जगह देता है या हथियार मुहैया करवाता है, यह जानबूझकर सहायता करना होता है। तो ये भी क्या है, अपराध है। तुम जाओ, ये व्यक्ति पुलिस से बोल रहा है कि आप जाओ यहाँ से, तुम जाओ, ये सिक्योरिटी गार्ड है, सॉरी, तुम यहाँ से चले जाओ, अभी जरूरत नहीं है आपकी, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे हमला होने वाला है, बैंक लूटने वाला है। जानबूझकर मदद करना या कोई रुकावट हटाना अवैध लोप है, ठीक है। कई बार क्या होता है, बैंक में डकैती होती है तो बैंक के मैनेजर भी उसमें मिले होते हैं, उनको पता है कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी है, कैसे आना है, तो ये क्या कर रहे हैं, अपराध में सहायता कर रहे हैं। इसी अपराध के वो क्या होते हैं, दुष्प्रेरक होते हैं। मुख्य अपराध होना जरूरी नहीं है, लेकिन ऊपर 3 स्थितियों में से कोई भी होने पर आप दुष्प्रेरक कहलाएंगे और सजा के भागी होंगे। पहली बात, आपने किसी को उकसा दिया, ठीक है, उकसा दिया, लेकिन अपराध पूरा हुआ ही नहीं है, उसने किसी को मारा ही नहीं है, लेकिन उकसाया तो आपने, वो पहले ही गया पकड़ा वो पहले ही गया, लेकिन आपने तो उसको उकसा दिया, ठीक है, तो इसमें क्या है, आप दुष्प्रेरक के क्या है, दोषी हैं। दूसरी बात, आपराधिक षड्यंत्र में शामिल हो गए आप, आपने क्या वहां पे जाके रेकी कर ली और आके बता दिया, लेकिन अभी चोरी हुई नहीं है और पुलिस को ये पता चल गया कि इन्होंने आपराधिक षड्यंत्र किया, तो भी आप क्या हो गए, दोषी हो गए। आपने सहायता की किसी की, ठीक है, लगा लो बैंक लूटने वाला या किसी की हत्या होने वाली, आपको ये पहले से ही पता है, लेकिन आप फिर भी वहां से उस सुरक्षा कर्मियों को हटाते हैं और बैंक में डकैती हो जाती है, फिर भी क्या हो, सुरक्षा कर्मी जो है उनको पकड़ लेता चोरों को, तो अपराध तो हुआ ही नहीं, लेकिन फिर भी आप क्या है, दोषी हैं सहायता करने की, इस बात को ध्यान रखना भाई। धारा 45 में बात है, आइए आगे चर्चा करते हैं। स्पष्टीकरण देखते हैं दुष्प्रेरण का, क्या है भाई, दुष्प्रेरण का स्पष्टीकरण, आइए भाई। धोखा देकर या सच छिपाकर अपराध कराना भी क्या है, दुष्प्रेरण है। आपने किसी को धोखा देके कोई अपराध करवा दिया या सच छिपाकर अपराध कराना भी क्या है, दुष्प्रेरण है, इस बात को ध्यान रखना। आइए देखते हैं। कै निर्दोष ख के बारे में जानता है, ठीक है भाई। वह व्यक्ति एक बड़ा अपराधी है, उसे सबक सिखाना जरूरी है, ठीक है। यानी ये क्या है, कै है, इसको पता है कि ख जो है उसके बारे में वो सब कुछ जानता है, ठीक है, और किसी को बोलता है कि जो ख जो है ये बहुत बड़ा अपराधी, इसको सबक सिखाना जरूरी है। क झूठ बोलकर ख को विश्वास दिलाता है, ठीक है भाई। परिणाम क्या है, क अनजाने में ख के कहने पर निर्दोष व्यक्ति को मार देता है। यानी कि कोई निर्दोष व्यक्ति है, ऐसे मान लो ये है ए, ये है बी और ये है सी, ठीक है। अब ये ए बोलता है किससे, बी से, कि जो सी व्यक्ति जो है ये बहुत बड़ा अपराधी है, इसने मेरे साथ अपराध किया हुआ, बहुत ज्यादा मेरे पैसे लूट लिए, ठीक है, और इसको सबक सिखाना जरूरी है, ठीक है। झूठ बोलकर इस बी को विश्वास में ले लेता है, ठीक है, कि तुम इसको मार दो, मैं अपने आप देख लूंगा, ठीक है। अब बी क्या करता है, बी जाके सी, ये जो सी जो है, और ये सी के बारे में जानता है पूरा पूरा, इसको पता है कि ये कोई अपराधी नहीं है, आम इंसान है, ठीक है, लेकिन ए जानता है सी के बारे में, लेकिन इसको झूठ बोल के, बी को झूठ बोल के और बी की सहमति लेके और बी से ही क्या करवा दिया, अपराध करवा दिया, ठीक है, ये मार देता है इसको। तो यहां पे क्या है, ए भी अपराधी है।
तो क्या है यहाँ पे जो है, ए ने सी के बारे में झूठ बोल के बी से अपराध करवा दिया। तो ये क्या है, धोखा देके सच छिपा के अपराध कराया गया है, गलत जानकारी देके। तो ये भी क्या है, इसमें सी ए जो है ये भी दोषी है। ठीक है, भले ही बच जाए। अब लगा लो ए ने अपराध कर दिया, सी ने बी ने अपराध कर दिया सी के ऊपर, और सी बच गया किसी कारणवश से। तो सी भले ही बच जाए, गोली चलाई, गोली निशाना चूक गया, तो सी भले ही बच जाए, लेकिन यहाँ पे ए जो था, ए ने क्या दी थी भाई, झूठी जानकारी दी थी, झूठ के जरिए अपराध करवाया था, इसलिए ए जो है वो दुष्प्रेरण का दोषी है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, विश्लेषण देखते हैं। कै ने झूठ बोलकर और कागजों में हेराफेरी करके ख को गलत जानकारी दी। ठीक है भाई, परिणाम स्वरूप कै ने निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया या पकड़ा। ठीक है भाई, कै ने उकसाने यानी धोखे के जरिए अपराध करवाया, इसलिए वह दुष्प्रेरण का दोषी है। धोखा देना, झूठ बोलना या सच छिपाना भी क्या है, दुष्प्रेरण है भाई। इस बात को ध्यान रखना। स्पष्टीकरण नंबर 2 देखते हैं। सहायता करके अपराध को आसान बनाना भी क्या है, दुष्प्रेरण है। कोई अपराधी की सहायता कर रहा है तो वो भी क्या है, दुष्प्रेरण। हाँ, ये देखते हैं। चोर है, क्या घर में चोरी करने वाला है। ठीक है भाई, चोर है और वो घर में चोरी करने वाला है। ठीक है, ख जानबूझकर चोर की क्या करता है, मदद करता है। मदद कैसे करता है, ख जो है चाबी और सारी की सारी जानकारी कै को दे देता, कै चोर है, कि लो ये चाबी लो और चोरी कर लो। चोर को घर में चोरी करना आसान हो जाता है, चोर आसानी से चोरी कर लेता है और वह चोरी कर लेता है। निष्कर्ष क्या है, ख ने चोर की सहायता की है, अपराध को आसान बनाया है, इसलिए वह दुष्प्रेरण का दोषी है, भले ही उसने खुद चोरी नहीं की हो। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ख ने चोर को चाबियां देना, जानकारी देना, रास्ता बताना, पहरेदार को हटाना आदि करके चोरी आसान बना दी। यह सहायता अपराध के पहले या समय के दौरान की जा सकती है, भले ही वह चोरी करते समय वहां मौजूद न हो, फिर भी वह दुष्प्रेरण का दोषी है। जो भी काम किसी अपराध को आसान बनाता है वह सहायता है, और कानून इसे भी क्या मानता है भाई, दुष्प्रेरण मानता है। जो व्यक्ति समय यानी कि खुद अपराध नहीं करता पर किसी और को उकसाकर, योजना बनाकर या सहायता करके अपराध कराता है, वह भी उसी अपराध के लिए उतना ही जिम्मेदार है जितना करने वाला। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। आइए आगे चर्चा करते हैं। धारा 45 में दुष्प्रेरण का जिक्र है। उकसाना भी, अब एक और पॉइंट को देखते हैं। उकसाना, किसी को उकसाते हैं। उकसाने का मन है, मतलब है किसी के मन में अपराध कराने के बीज बोना।
ठीक है, बार बार उकसाना। तो किसी के मन के अंदर अपराध कराने के बीज बोना। आइए देखते हैं क्या है भाई, सक्रिय झुकाव देना भाई, बार बार सलाह देना, भड़काना, या वह काम जरूरी करो कहकर किसी को आगे बढ़ाना, उकसाना है भाई, ध्यान रखना भाई। ठीक है, यानी कि बार बार किसी को सलाह देना कि ये काम करो, ये काम करो, या उसको भड़काना, ये तुम्हारे खिलाफ ऐसे कर रहा है, तुम भी ऐसे करो, यह काम जरूरी करो कहकर किसी को आगे बढ़ाना, उकसावा है भाई। तुम उससे बदला क्यों नहीं लेते, वह तो बहुत बुरा इंसान है, ये क्या उकसा रहा है भाई इसको। ठीक है, जैसे ए ने ब को उकसाया भाई। ठीक है, यह है सक्रिय झुकाव। ठीक है, बात नंबर 2, शब्दों का महत्व निश्चितता भाई। कानून शब्दों को जादूगरी नहीं, आपके इरादे को देखता है। उसका उद्देश्य साफ होना चाहिए कि आप उसे अपराध कराने के लिए उकसा रहे हैं, तो उद्देश्य देखता है कानून की क्यों करवा है। ठीक है, शब्दों को, शब्द जो है, कानून शब्दों को जादूगरी नहीं, आपके बुरे इरादे को देखता, आपके इरादे को देखता। ठीक है, ये देखते हैं। तू उसे सबक सिखा दे, अब और बर्दाश्त मत कर, तो ये उकसा रहा है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, इसे खत्म कर दो। शब्द अलग हो सकते हैं लेकिन इरादा एक ही है, क्या मारने का भाई, अपराध करने के लिए प्रेरित करना। अब इरादा तो ये अपराध करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ठीक है, बात नंबर 3, पत्र या चिट्ठी का खेल। अगर आपने अपराध के लिए उकसाते हुए पत्र लिखा, पत्र मिल गया, यह दुष्प्रेरण है। पत्र कभी मिला ही नहीं, रास्ते में खो गया, यह उकसाने का प्रयत्न है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, क्योंकि आपने उकसाने का प्रयत्न किया था और उसको पत्र मिला ही नहीं, और पत्र मिल गया तो दुष्प्रेरण है। यानी कि ए व्यक्ति है, वो दिल्ली रह रहा है, और बी व्यक्ति को पत्र लिखता है उकसाने के लिए कि फलाने को मार दो जाके। ठीक है, पत्र लिख दिया, आपने क्या किया, प्रयत्न कर दिया भाई उकसाने का। अगर वो पत्र बी को मिल तो गया तो वो क्या बन गया, दुष्प्रेरण बन गया, और नहीं मिला है तब तक वो क्या किया, आपने उकसाने का प्रयत्न किया है। अपराध अभी भी है, क्योंकि आपकी नीयत साफ दिख रही है, आप उसको अपराध करवाना चाह रहे हैं उससे। अपराध होना जरूरी नहीं, तो दुष्प्रेरक में अपराध होना जरूरी नहीं। उकसाना और अपराध हो गया। अगर आपने किसी को उकसाया और अपराध हो गया, आप दोषी हैं, दुष्प्रेरण का अपराध है। उकसाया लेकिन अपराध नहीं हुआ, सामने वाले ने मना कर दिया कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, फिर भी आप दोषी हैं, किसके हैं, दुष्प्रेरण का अपराध ही किया, आपने तो उकसाया है। गांगुला मोहन रेड्डी केस की सीख, इस केस में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, आइए देखते हैं। सबसे जरूरी बात, मानसिक प्रक्रिया। दुष्प्रेरण के लिए यह साबित करना जरूरी है कि आरोपी का इरादा क्या था भाई, कि आरोपी का इरादा था कि सामने वाला व्यक्ति अपराध करे भाई। ठीक है, ठीक है, तो अपराध होना जरूरी नहीं है भाई इसमें। उकसाया आपने किसी को और अपराध हो गया तो दुष्प्रेरण के अपराधी हैं। उकसाया लेकिन अपराध नहीं हुआ, सामने वाला ने मना कर दिया कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, फिर भी आप दोषी हैं, किसके हैं, दुष्प्रेरण का अपराध। ठीक है, कानून अपराध पूरा होने का इंतजार नहीं करता,
आपने उकसाने वाले कर्ते को ही अपराध मान लेता है। ठीक है, ये जो गांगुली वाला केस जो था, गांगुली मोहन रेड्डी वाला केस, इसमें क्या कहा था न्यायालय ने कि दुष्प्रेरण के लिए यह साबित करना जरूरी नहीं है कि आरोपी का इरादा था कि सामने वाला व्यक्ति अपराध करे। यह साबित करना जरूरी है भाई, दुष्प्रेरण के लिए यह साबित करना जरूरी है कि आरोपी का इरादा था। क्या इरादा था? कि जिसको वो सलाह दे रहा था सामने वाला अपराध करे। ठीक है, तो मानसिक प्रक्रिया दुष्प्रेरण के बारे में, इरादा ठीक है साफ है, यानी कि क्रिमिनल जो इंटेंशन जो है आपका साफ है, तो दुष्प्रेरण, तो दुष्प्रेरण क्या है भाई? सीधी बात है, आपका दिमाग ही ये बोल रहा है कि इससे अपराध करवाना है, तो इरादा अगर आपका साफ है तो दुष्प्रेरण का अपराध किया है भैया। अगर आप मजाक में कुछ कर रहे हैं या बिना किसी गलत इरादे के कोई बात कही गई है तो वह दुष्प्रेरण नहीं है भैया। इरादा गलत इरादा नहीं तो दुष्प्रेरण नहीं है भैया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ये गांगुला मोहन रेड्डी के केस में न्यायालय द्वारा बात कही गई थी। उकसाना यानी किसी के मन में अपराध करने की प्रेरणा देना भाई। ठीक है, कि आप ऐसे अपराध करोगे, इसके लिए झुकाव, स्पष्ट इरादा और मानसिक प्रक्रिया, गलत नीयत का होना बहुत जरूरी है। अपराध हो या न हो, उकसाने वाला कानून की नजर में दोषी है भाई, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं। दुष्प्रेरण की सीमा, महत्वपूर्ण मामले और उनकी सीख देखते हैं। आइए मामले देखते हैं कुछ। कानून कहाँ रुक जाता है और कहाँ से अपराध शुरू होता है, इन उदाहरणों से समझते हैं। घनश्याम सिंह का मामला, सक्रिय बाकीदारी, उसे मारो। कुछ लोग झगड़ा करने जमा हुए थे। एक व्यक्ति के पास हथियार नहीं था, लेकिन उसने भी भीड़ को देखकर लकड़ी उठा ली। ठीक है, और भीड़ को पीटने का आदेश दिया। यानी कि एक भीड़ थी, ठीक है, कुछ लोग झगड़ा करने के लिए जमा हुए थे, जैसे ये लोग हैं, और एक व्यक्ति अकेला था। इससे ही तो क्या हुआ, कुछ लोग जो थे वो झगड़ा करने के लिए जमा हुए थे। एक व्यक्ति आर जो है, आर के पास हथियार नहीं था। ठीक है, यानी कि ये जो व्यक्ति है ये क्या है, आर, इसके पास कोई हथियार नहीं था। ठीक है, लेकिन उसने भी भीड़ को देखकर लकड़ा उठा ली गई। ठीक है, तो उसने क्या किया, भीड़ को देखकर उसने भी क्या कर ली, लकड़ी उठा ली भाई, आर ने भी। ठीक है, अस ने भीड़ को पीटने का आदेश दिया भाई। ठीक है, अस बोलता है कि इसे पीटो। ठीक है, ये अस है। अस ने आदेश दे दिया किसको, भीड़ को, कि इसको पीटो। अब क्या होगा, कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति भीड़ का हिस्सा बना और आदेश दिया वह दुष्प्रेरण का दोषी है। यहां सक्रिय भाग लेने का मतलब यह नहीं है कि आपने खुद मारा या नहीं भाई। यदि आप अपने संकेतों, प्रोत्साहन या भीड़ का हिस्सा बनकर अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, दुष्प्रेरक हैं भाई, ध्यान रखना भाई।
ठीक है, ये बात घनश्याम सिंह के मामले में न्यायालय द्वारा कही गई थी। दूसरा केस देखते हैं हम। संजय सिंह बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, संजू उर्फ संजय सिंह बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इरादे का महत्व था भाई इसमें। कहानी क्या थी? झगड़े के दौरान अभियुक्त ने गुस्से में कह दिया कि जा और मर जा भाई। ठीक है, अभियुक्त जो था उसने गुस्से में किसी को कह दिया झगड़े के दौरान कि जा तू मर जा भाई। मृतक ने इसके 2 दिन बाद आत्महत्या कर ली भाई। ठीक है भाई, अब आरोप उसके ऊपर आना था सीधा कि इसने उकसाया इसको। ठीक है, जैसे इस व्यक्ति ने इससे कहा, झगड़ा होगा इन दोनों का, कि बोला कि जा तुम मर जा भाई। 2 दिन के बाद ये व्यक्ति मर गया, भाई आत्महत्या कर ली भाई। तो अभी इसके ऊपर आरोप आना था कि तूने क्या किया, इसको मारा है। तो क्या हुआ यहाँ पे, अब आरोप तो इसके ऊपर आना था। इसने बोला था कि जा तू मर जा। झगड़ा इन दोनों का झगड़ा होगा और झगड़े में मुंह से निकल गया कि जा तू मर। ठीक है भाई, अब क्या हुआ भाई, इसने 2 दिन बाद आत्महत्या कर ली। तो आरोप इसके ऊपर आ गया कि तूने उकसाया उसको। कोर्ट ने इसे दुष्प्रेरण नहीं माना। क्यों नहीं माना? इरादा, गुस्से में बोले गए शब्द हमेशा क्या है, दुष्प्रेरण नहीं होते भाई। सीधा संबंध, सुसाइड और उन शब्दों के बीच 2 दिन का क्या था, लंबा समय था। कानून कहता है कि दुष्प्रेरण तब होता है जब आपकी बात सुनकर व्यक्ति तुरंत या सीधे उस अपराध को करने के लिए मजबूर हो जाए, कि तुरंत पाप अपराध कर से मजबूर हो जाए। 2 दिन बाद की घटना का कारण कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो संजय सिंह बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में इरादे का महत्व के ऊपर न्यायालय ने बात कही थी। अपराध के बाद की मदद, अपराध हो गया और उसके बाद की अगर मदद की जाती तो उसके ऊपर केस देखते हैं भाई। अतीत का दुष्प्रेरण नहीं भाई। नियम क्या है, यदि आप जैसे चोरी या हत्या, यदि अपराध पूरा हो चुका है, या तो चोरी हो गई या हत्या कर दी, और उसके बाद आप अपराधी की मदद करते हैं, जैसे उसे छिपाना या भगाना, तो इसे दुष्प्रेरण नहीं माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, क्यों नहीं माना जाएगा? दुष्प्रेरण हमेशा अपराध होने से पहले या अपराध होते समय किया जाता है। अपराध पूरा होने के बाद मदद करना एक अलग अपराध हो सकता है, जैसे साक्ष्य मिटाना या अपराधी को शरण देना। वो अपराध है भाई, दुष्प्रेरण का नहीं लगेगा, धारा 45 नहीं लगेगी यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यह दुष्प्रेरण की श्रेणी में नहीं आता, तो ये बात ध्यान रखना। सलाह देना वर्सेस दुष्प्रेरण, आइए देखते हैं दोनों अलग अलग हैं या कैसे हैं। आइए देखते हैं। बारीकी होती है भाई, हर सलाह दुष्प्रेरण नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना। हर सलाह यानी कि जो भी हम सलाह देते हैं, हर सलाह दुष्प्रेरण नहीं होती भाई। अगर आप किसी को कोई सामान्य सलाह दे रहे हैं तो वह अपराध नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखना भाई। कब होगा दुष्प्रेरण? तो दुष्प्रेरण कब माना जाएगा उस सलाह को? जब आपकी सलाह ऐसी हो, कैसी हो, अपराध करने का रास्ता दिखाए कि आप अपराध करो, तो आपकी सलाह ऐसी हो कि अपराध करने का रास्ता दिखाए। बात नंबर 1, अपराधी को उत्साहित करे, तब भी वो क्या है, दुष्प्रेरण है। अपराध को अंजाम तक पहुंचाने में सक्रिय मदद करे, तब भी क्या है, वो सलाह दुष्प्रेरण है। उदाहरण देखते हैं। यदि कोई आपसे पूछे कि भाई घर में ताला कैसे तोड़ूं, और आप उसे
ताला तोड़ने का तरीका बता देते हैं तो वह सामान्य सलाह नहीं बल्कि क्या है, दुष्प्रेरणा। ठीक है भाई, घर में ताला कैसे तोड़ूं, यह क्या है आपने बता दिया, इस्तेमाल कर यहां दबा, ताला खुला जाएगा, तो क्या है वो दुष्प्रेरणा। ठीक है, तो ताला अगर तोड़ने का आपने तरीका बता दिया सामने वाले को, तो यह एक सामान्य सलाह नहीं है, ये एक दुष्प्रेरणा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। दुष्प्रेरण के लिए सक्रिय भागीदारी, इरादा और सीधा संबंध होना जरूरी है। अपराध के बाद की मदद दुष्प्रेरण नहीं, एक अलग अपराध है। किसी की मदद करना या शरण देना, साक्ष्य मिटाना। हर सलाह दुष्प्रेरण नहीं है। सलाह तभी दोषी है जब अपराध को बढ़ावा दे, जब वो सलाह अपराध को बढ़ावा दे रही है तभी ही क्या है, वो दुष्प्रेरण है। कानून आपके इरादे और आपके कृत्य के प्रभाव को बहुत महत्व देता है, इस बात को भी ध्यान रखना। आइए आगे चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं, ये हमने बात की थी सलाह पर, दुष्प्रेरण पर। अब बात करते हैं हम षड्यंत्र पर। षड्यंत्र के जरिए दुष्प्रेरण। षड्यंत्र उकसाने से अलग और ज्यादा गंभीर अपराध है। ठीक है, षड्यंत्र का सरल महत्व। कानून कहता है कि सिर्फ बात करना काफी नहीं है बल्कि ठोस कदम जरूरी है। इसमें षड्यंत्र कैसे है ठोस कदम जरूरी? दो या दो से अधिक लोग किसी गलत काम को करने का पक्का करार कर रही हैं। ठीक है भाई, प्लस में क्या हो, उस योजना को पूरा करने की दिशा में कोई ठोस काम या अवैध लोप हो जाए, तब क्या बनता है वो, यह षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण बन जाता है। इस बात को ध्यान रखना। पहले क्या होगा, दो या दो लोग बोलेंगे कि ये काम करना, हमने पक्का करार कर लिया। फिर वो काम करने के लिए उन्होंने क्या की, योजना पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाए। अब किसी ने ऐसे मान लो बैंक में लूट करनी है, एटीएम पाटना है, तो पहले तो इन्होंने करार कर लिया कि फलाना एटीएम पाड़ेंगे भाई। ठीक है, फिर वो साथ में क्या लिया है, एटीएम को पाड़ने के लिए हथियार लिया है। तो दोनों चीजें हैं, यहाँ पे ठोस कदम भी उठा लिए। अब क्या है, एटीएम पाटो या मत पाटो, ये षड्यंत्र होगा। षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण बन जाता है। ठीक है, सरल उदाहरण, दो दोस्त बैंक लूटने की योजना बनाते हैं, सिर्फ बात करना षड्यंत्र है भाई, लेकिन गाड़ी का इंतजाम करना या हथियार खरीदना षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण है। ये बात ध्यान रखना। पहले तो इन्होंने षड्यंत्र कर लिया, दोनों ने योजना बना ली, तो ये षड्यंत्र होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, गाड़ी का भी इंतजाम कर लिया और हथियार खरीद लिए, तो ये षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण है, ध्यान रखना। क्या आपको अपराधी को जानना जरूरी है? तो क्या आपको अपराधी को जानना जरूरी है? तो नहीं भाई, आपको सीधे उस व्यक्ति को जानने की जरूरत नहीं है जो मुख्य अपराध करेगा। ये देखते हैं, आपने अपनी योजना में किसी व्यक्ति को शामिल किया भाई। ठीक है भाई, वह व्यक्ति आगे चलकर अपराध कर देता है, दोषी, तो आप उस षड्यंत्र की जिम्मेदारी के लिए दोषी हैं। ये बात ध्यान रखना। यानी षड्यंत्र की जंजीर में जो भी जुड़ा है वह दोषी है, इस बात को ध्यान रखना। केस देखते हैं, एक मोहित पांडे का मामला, सती प्रथा पर। क्या मामला था भाई, क्या हुआ? अभियुक्त ने महिला को भ्रमित किया कि सती होना धार्मिक है। एक अभियुक्त था मोहित पांडे, इसने किसी महिला को भ्रमित किया कि आप सती होना क्या है, धार्मिक है भाई। वह चिता तक गई और समय राम राम का उच्चारण किया भी उसने। ठीक है, वह चिता तक गया और समय राम राम का क्या किया, उसने उच्चारण किया। चिता में आग लगाई गई और वह जल मरी गई। ठीक है भाई, सती होना धार्मिक है, राम राम जपने से सब ठीक हो जाएगा, राम राम जपा। ठीक है भाई, फिर क्या हुआ,
महिला ने खुद आग में छलांग लगाई, लेकिन अभियुक्त ने उसे मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया, साथ दिया और चिता तक गया था। यह षड्यंत्र और उकसावे का घातक मिश्रण था। उसे आत्महत्या के दुष्प्रेरण का दोषी माना गया। इस बात को ध्यान रखना है। किसे? इस व्यक्ति को, क्योंकि इसी ने बताया था कि सती होना क्या है, धार्मिक है, और तुम राम राम का उच्चारण करो सब सही हो जाएगा। लेकिन वो चिता तक भी लेके गया उसको, ठीक है, और वो महिला क्या हो गई? जल गई। तो ये क्या है? आत्महत्या के दुष्प्रेरण का दोषी है। हाबिट चर्च का मामला क्या था भाई? गर्भपात का मामला था। क्या हुआ? एक महिला ने खुद को गर्भवती समझा, भले ही वह नहीं थी। एक महिला जो थी उसने गर्भवती समझा, भले ही वह नहीं थी वही गर्भवती, ठीक है। उसने दूसरे व्यक्ति से गर्भपात की दवा मांगी भाई, ठीक है। उसने दूसरे व्यक्ति से गर्भपात की दवा मांगी, मुझे गर्भपात कराने की दवा चाहिए। अब सीख क्या है? भले ही मुख्य अपराध गर्भपात हुआ ही नहीं, अब गर्भपात तो अभी हुआ ही नहीं क्योंकि महिला गर्भवती ही नहीं थी, लेकिन दोनों ने मिलकर उस काम को करने का करार किया था कि मैं आपको गर्भपात की दवाई ला के दूंगा। कानून की नजर में अपराध की योजना बनाना षड्यंत्र अपने आप में एक स्वतंत्र अपराध है, चाहे वह अपराध बाद में सफल हो या न हो। षड्यंत्र तो कर लिया इन्होंने कि बच्चा गिरवाना, भले ही वो गर्भवती नहीं थी लेकिन षड्यंत्र पूरा था, ठीक है। तो केवल योजना बनाना पर्याप्त नहीं है, योजना के अनुसार कोई कार्य या अवैध लोप होना क्या है? आवश्यक है षड्यंत्र में, ठीक है। षड्यंत्र के जरिए दुष्प्रेरण में दुष्प्रेरक का अपराध करने वाले के साथ मौके पर होना आवश्यक नहीं है। यह भी नहीं है कि मौके पर ही हो, अपराध सफल हो या न हो, षड्यंत्र बन जाने पर दुष्प्रेरण का अपराध बन जाता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। सहायता करना, भैया बात करते हैं तीसरी सहायता करना। ये था षड्यंत्र, पहला दुष्प्रेरण, अब बात करते हैं सहायता करना। सहायता द्वारा दुष्प्रेरण, अपराधी को अपराध करने में अपनी शक्ति या संसाधन देना, किसी कार्य को करके मदद करना। जब आप अपराधी को ऐसा कुछ देते हैं जिससे उसका काम आसान हो जाए तो आप क्या कर रहे हैं? उसकी सहायता कर रहे हैं, ठीक है। उदाहरण देखते हैं। अगर किसी को ताला तोड़ना है और आप उसे पेचकस या रोड लाकर दे देते हैं तो आपने उस चोरी को करने में प्रत्यक्ष सहायता की है। यहां आपने खुद चोरी नहीं की, लेकिन आपने चोर को साधन दिया है। ये बात ध्यान रखना। तो आप क्या है? अपराधी हैं, दुष्प्रेरण की, क्योंकि आपने सहायता की है। अवैध लोप के जरिए मदद करना, धारा 45 है, भी ध्यान रखना है, बीएनएस की धारा 45। अवैध लोप के जरिए मदद करना, यानी कि लोप का मतलब है वह काम न करना जिसे करना आपकी कानूनी जिम्मेदारी है। अब ये होमगार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, इसकी जिम्मेवारी क्या है कि ये अंदर जाने वाले को सभी को रोके चेक करे क्यों जा रहा है। अब ये चोर है, ये अंदर घुस गया, ये नहीं रोक रहा, तो ये क्या कर रहा है? अवैध लोप कर रहा है। उदाहरण देखते हैं। चौकीदार को पता है कि चोर आया है, फिर भी वह जानबूझकर गेट खुला छोड़ देता है ताकि चोर आसानी से अंदर जा सके। यहां उसने कोई काम नहीं किया, गेट बंद नहीं किया, लेकिन उसका यह न करना ही अपराध को क्या करता है? सुगम बनाता है, ठीक है। इसे अवैध लोप द्वारा दुष्प्रेरण कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना। आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, अवैध लोप किया आपने। अपराध को आसान बनाना, ऐसी स्थिति पैदा करना जिससे अपराध बिना किसी रुकावट के हो सके। उदाहरण देखते हैं। आग लगानी है तो आप पहले से ही वहां मौजूद सुरक्षा के सारे उपकरण हटा देते हैं या वहां का रास्ता साफ कर देते हैं ताकि कोई उन्हें देख न सके। आपने मुख्य अपराध नहीं किया, लेकिन आपने उस अपराध के माहौल को इतना सरल बना दिया कि
अपराधी का काम आसान हो गया। ठीक है, इस पूरे खेल का सार क्या है? सहायता द्वारा दुष्प्रेरण में आज से सबसे बड़ी चीज है भाई, इंटेंशन सबसे बड़ी चीज है। पहला है ज्ञान, आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उसमें कोई अपराध होने वाला है। ठीक है, ये आपको ज्ञान था। उद्देश्य, आपका उद्देश्य उस अपराधी को मदद पहुंचाना ही होना चाहिए भाई। एक जरूरी स्पष्टीकरण, अगर आप किसी को अनजाने में मदद कर रहे हैं तो वह दुष्प्रेरण नहीं है, ये बात भी ध्यान रखना। यदि आपको नहीं पता कि वह चाकू से किसी को मारने वाला है, आप अपराधी नहीं है भाई, ध्यान रखना। लेकिन अगर आपको पता है कि वह चाकू से मारने जा रहा है और फिर भी आप देते हैं उसको चाकू, तो आप सहायता द्वारा दुष्प्रेरण के दोषी हैं, ये बात ध्यान रखना। मदद करने के लिए जरूरी है ज्ञान प्लस उद्देश्य प्लस चेत संयोग, जानबूझकर सहायता करना। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। सहायता द्वारा दुष्प्रेरण, आइए देखते हैं। कानून सहायता को बहुत गंभीरता से देखता है। आपने मुख्य अपराध किया है या नहीं, कानून यह देखता है कि क्या आपने अपराधी को सुविधा या मदद दी। आइए देखते हैं केस। उमी का मामला, पुजारी है, पुजारी का मामला देखते हैं। मुझे पता है कि इसकी पहले से ही शादी है, फिर भी मैं विवाह करवा रहा हूं। यानी कि जो व्यक्ति जो है इसकी पहले से शादी हो रखी, फिर भी ये पुजारी क्या करवा रहा है, शादी करवा रहा है। क्या हुआ है, पुजारी को पता था कि वर की पहले से पत्नी है, फिर भी उसने विवाह करवाया। निर्णय क्या दिया न्यायालय ने? पुजारी ने अवैध विवाह को संपन्न कराने में सहायता की है, इसलिए वह दुष्प्रेरण का दोषी है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, केवल रस्म निभाना नहीं, यह अवैध काम को पूरा करने में मदद है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, बात नंबर 2, मेलन का मामला, अंतरपट पर्दा का मामला क्या था? मुझे पता है, किसको पता है? इस व्यक्ति को पता है। मुझे पता है कि यह विवाह कानूनन गलत यानी कि शून्य है, फिर भी मैं पर्दा पकड़े खड़ा हूं। क्या मामला था? व्यक्ति को पता था कि विवाह कानूनन शून्य है, फिर भी उसने अंतरपट पर्दा पकड़कर खड़ा रहा। उसका वहां खड़ा होना सिर्फ उपस्थिति नहीं बल्कि अवैध विवाह को संपन्न कराने में सक्रिय सहायता है, और यह भी क्या है भाई, दुष्प्रेरण का अपराध है। अपराध को संभव बनाने के लिए मदद करना अपराध है। ठीक है, फयाज हुसैन का मामला, जमींदार का मामला था। क्या मामला था? मुझे पता है कि पुलिस यहां संदिग्ध लोगों को यातना देगी भाई, फिर भी मैं अपना घर दे रहा हूं। क्या मामला था? जमींदार ने अपना घर पुलिस को दिया, यह जानते हुए कि वहां संदिग्ध लोगों को यातना दी जाएगी, मारा पीटा जाएगा भाई। निर्णय क्या हुआ? उसने साधन यानी कि घर उपलब्ध कराकर उस अपराध को संभव बनाया, इसलिए वह भी दुष्प्रेरण का दोषी है, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि उसको पहले से पता था कि पुलिस यहाँ पे संदिग्ध जो लोग हैं उनको लाके पीटेगी, लेकिन फिर भी उसने कर दिया अपने किराए। साधन या सुविधा देना भी मदद है। ठीक है, भले ही आपने मुख्य अपराध न किया हो। कानून क्या कहता है? कानून यह देखता है कि क्या आपने अपराधी को वह सुविधा या मदद दी जिसके बिना अपराध करना मुश्किल होता है। ठीक है, उद्देश्य जरूरी है, मदद जानबूझकर और अपराध को आसान बनाने के उद्देश्य से की जानी चाहिए। परिणाम चाहे जो भी हो, चाहे मुख्य अपराध सफल हो यानी कि अपराध सफल हो यानी कि अपराध हो जाए या न हो, सहायता करने वाला व्यक्ति दुष्प्रेरण का दोषी हो सकता है। इस बात को ध्यान रखना। आगे चर्चा करते हैं। उत्प्रेरण, उत्प्रेरण का कोई निश्चित तरीका नहीं है, ये क्या है? आइए देखते हैं। कानून में ऐसे नहीं लिखा कि उकसाने के लिए ये 10 शब्द ही बोलने होंगे। ठीक है, तो ऐसे कानून में नहीं लिखा। तो आइए देखते हैं भाई,
उत्प्रेरण क्या है? आचरण भी उकसाना है। आचरण जो होता है, बिहेवियर भी क्या है? उकसाना ही होता है। किसी को घूरना तो उकसा रहा है कि मेरे को क्यों घूर रहा है। उकसाने वाले इरादे करना, किसी के सामने बार बार तलवार लहराना। अगर आपका आचरण किसी को अपराध कराने के लिए मजबूर या प्रेरित करता है तो यह उकसाना ही है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। निश्चितावयी, बस यह जरूरी है कि आपकी बातों या क्रियाओं का असर अपराध करने की दिशा में ही होना चाहिए। बिना बोले किए गए आचरण भी यदि उसका उद्देश्य अपराध कराना हो तो वह उत्प्रेरण माना जाएगा। भाई इस बात को ध्यान रखना। यानी कि आपने बिना कुछ बोले क्या कर दिया? दुष्प्रेरण में आपने सलाह दे दी, लेकिन आपने बिना बोले कुछ ऐसे इशारे किए हैं कि वो सामने वाले को उकसा रहे हैं, तो ये क्या है? उत्प्रेरण। उदाहरण देखते हैं। उसने तेरा बहुत अपमान किया। यहां पहले व्यक्ति के शब्दों, इशारों ने दूसरे व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाया। यह उत्प्रेरण है। तो इशारों से जो उकसाया जाता है वो क्या है? उत्प्रेरण। ठीक है। दुष्प्रेरण और आपराधिक षड्यंत्र में मुख्य अंतर क्या है? षड्यंत्र दुष्प्रेरण का ही एक बड़ा रूप है, ये बात ध्यान रखना, लेकिन दोनों में एक बारीकी रेखा है। आपराधिक षड्यंत्र में हमें रात को वो क्या चुरानी है भाई? कार चुरानी है या कोई चीज चुरानी है। तो आपराधिक षड्यंत्र क्या है? इसमें केवल विचारों का मिलना ही काफी है कि तीन बैठे, तीनों के विचार मिलेगी, हाँ ऐसे ऐसे करेंगे। अगर दो लोग यह तय कर लें कि हमें चोरी करनी है तो षड्यंत्र का अपराध बन जाता है। इस बात को ध्यान रखना। यहां अपराध का होना या न होना गुण है। अपराध हुआ हो चाहे नहीं हुआ, गुण है। यह सिर्फ एक समझौता है भाई। ठीक है। केवल योजना बनाना आपराधिक षड्यंत्र है। इस बात को ध्यान रखना। अब दुष्प्रेरण की बात करते हैं तो पहले षड्यंत्र यानी कि योजना बनी है। ठीक है। हथियार खरीदना कोई ठोस कार्य है भाई। जगह की रेकी करना अग्रसर कार्य है। चोरी की घटना मुख्य अपराध है। इसमें केवल योजना बनाना काफी ही नहीं है। जब षड्यंत्र का अग्रसरण करने के लिए कोई ठोस काम या अवैध लोप होता है तब वह दुष्प्रेरण बनता है। इस बात को ध्यान रखना। योजना के बाद उठाया गया पहला कदम दुष्प्रेरण है। अपनी योजना बना ली। ठीक है। और योजना बनाकर आपने क्या कर दिया? योजना बनाने के बाद जो भी आपने कदम उठाया वो क्या? दुष्प्रेरण है। ठीक है। षड्यंत्र अपराध करने की पक्की योजना। दुष्प्रेरण योजना के बाद उस अपराध को करने के लिए उठाया गया पहला कदम, चाहे वह उकसा कर हो, मदद करके हो या साजिश को आगे बढ़ाना हो, ये क्या है? दुष्प्रेरण है। दोनों में बारीकी अंतर है। आइए आगे चर्चा करते हैं। धारा 45 दुष्प्रेरण के बारे में चर्चा करते हैं। बीएनएस की धारा 45। महत्वपूर्ण सिद्धांत। दुष्प्रेरण एक आश्रित डिपेंडेंट अपराध है। ठीक है। डिपेंड अपराध है किसी दूसरे के ऊपर। इसे समझे नींव और इमारत के उदाहरण से। अपराध बराबर नींव। अपराध को क्या माना है यहाँ पे? नींव। और दुष्प्रेरण को क्या माना है? इमारत। नींव ही नहीं होगी तो इमारत कैसे बनेगी? ठीक है। तो अपराध ही नहीं होगा तो इमारत कैसे बनेगी? नींव मुख्य अपराध के बिना इमारत दुष्प्रेरण भी खड़ी नहीं हो सकती भाई। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। यानी कि नींव ही नहीं होगी। अपराध क्या माना? नींव। तो नींव ही नहीं होगी तो इमारत कैसे बनेगी? ऐसे ही क्या है? दुष्प्रेरण क्या मानी है? इमारत मानी है कि नींव मुख्य अपराध के बिना इमारत यानी कि दुष्प्रेरण भी
खड़ी नहीं हो सकती, इस बात को ध्यान रखना। यदि मुख्य अपराध ही साबित नहीं हुआ तो उसे उकसाने या मदद करने का आरोप भी टिक नहीं सकता, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो मुख्य अपराध ही अगर साबित नहीं हुआ तो उकसाने वाला कैसे जाएगा? ठीक है, ठीक है। अपराध की नियम भाई, मान लीजिए कै ने ख को गाय की हत्या करने के लिए उकसाया भाई, ठीक है, उकसा दिया, जाओ और गाय को मार दो भाई, कै ने उकसा दिया। उकसाने वाला कौन है? यहाँ पे कै है। मुख्य अपराधी कौन है? यहाँ पे ख है भाई। ख ने गाय की हत्या कर दी भाई, ठीक है भाई, लेकिन कोर्ट में ख निर्दोष साबित हो गया तो उकसाने वाली घटना वहीं पे हो गई, निर्दोष हो गई, कोई मायने नहीं रखती है। ठीक है, जब हत्या ही नहीं हुई, कानून की नजर में जब हत्या ही नहीं हुई है, निर्दोष निकल गया ये, तो कै को हत्या के लिए उकसाने का दोषी कैसे ठहराया जा सकता है? इसीलिए कै को भी बरी करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो नियम क्या है? अपराध है, और इमारत क्या है? दुष्प्रेरण। अगर अपराध ही साबित नहीं होया तो दुष्प्रेरण कैसे साबित हो जाएगा? तार्किक संबंध दुष्प्रेरण तभी होता है जब कोई अपराध करने की कोशिश की जाए या अपराध हो। अगर मुख्य अपराधी को यह कहकर बरी किया गया है उससे ऐसा किया ही नहीं, उसने ऐसा किया ही नहीं, या यह कोई अपराध ही नहीं, तो दुष्प्रेरण भी स्वतः ही बरी हो जाएगा। दुष्प्रेरक जो है वो स्वतः ही बरी हो जाएगा, अपने आप बरी हो जाएगा वो। ठीक है, अपवाद देखते हैं भैया। कुछ स्थितियों में दुष्प्रेरक फिर भी दोषी हो सकता है। कौन सी स्थितियां? आइए देखते हैं। अगर मुख्य अपराधी इसलिए छूट गया क्योंकि उसे सजा नहीं दी जा सकती थी, जैसे वह नाबालिग है, पागल है, या अन्य किसी कानूनी कारण से दंडनीय नहीं है भाई, तो उन स्थितियों में दुष्प्रेरक को दोषी ठहराया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखना। ये अपवाद हमें, नाबालिग कोई बच्चा अगर उससे अपराध करवा दिया गया तो दुष्प्रेरक को पकड़ेंगे कि मेरे को तो इसने कहा था ऐसे करो। बच्चे ने अपराध किया लेकिन वह कानूनन सजा का पात्र नहीं है तो दुष्प्रेरक को पकड़ो, किसने बोला था कि मां मार किया फलाने को। पागल व्यक्ति है, अपराधी मानसिक रूप से अस्वस्थ है, इसलिए उसे सजा नहीं दी जा सकती, तो जिसने उसको सिखाया है, उससे जो काम करवाया उसको पकड़ो, दुष्प्रेरक को पकड़ो। कानूनी छूट, अन्य किसी कानूनी कारण से मुख्य अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता, इस बात को ध्यान रखना। अन्य किसी कानूनी कारण से मुख्य अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता, इस बात को ध्यान रखना, ये छूट है। तो ये अपवाद है। मान लीजिए कै ने एक बच्चे जो नाबालिग है से चोरी करवाई, तो लीगल छूट क्या है भाई? अन्य किसी कानूनी कारण से मुख्य जो अपराधी जो है, अपराधी को दंडित किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखना। ये नहीं गलत है, किया जा सकता है। ये कारण होते हैं जिसमें क्या है, दुष्प्रेरक को पकड़ा जाता है सीधा। लेकिन अगर कोई अन्य कारण दिखा रहा है तो कानूनी छूट, अगर किसी कानूनी कारण से मुख्य अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता तो किसको पकड़ेंगे? सॉरी, ये नहीं होगा। ठीक है, तो अन्य किसी, यानी कि कोई कानूनी कारण है जिससे मुख्य जो अपराधी है उसको क्या है, दंडित नहीं किया जा सकता, तो किसको पकड़ेंगे? दुष्प्रेरक को पकड़ेंगे। किसको सलाह किसने दी थी उसको उठा के लाओ। मान लीजिए कै ने एक बच्चे से, जो बच्चा नाबालिग है, से चोरी करवाई भाई, ठीक है भाई, कि कै ने बोला कि उस दुकान में जाओ और फोन उठा के लेके आओ, ठीक है भाई, बच्चा पकड़ा गया भाई, लेकिन वह नाबालिग होने के कारण बरी हो गया क्योंकि उसको सजा नहीं दे सकती, तो बच्चे से पूछेंगे बेटा तुमने ऐसे करने के लिए किसने बोला? अब उसने बोल दिया पापा ने बोला। यहाँ बच्चे को भले ही बरी कर दिया गया लेकिन कै दुष्प्रेरण का दोषी होगा क्योंकि उसने जानबूझकर बच्चे से क्या करवाया? अपराध करवाया भाई। ठीक है, दुष्प्रेरण का अस्तित्व मुख्य अपराध पर निर्भर करता है, इस बात को ध्यान रखना।
अपराध की नींव गिर जाए, यानी कि अपराधी साबित नहीं हो तो उकसाया किसने वो साबित कौन हो, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। अपराध की नींव गिर जाए तो दुष्प्रेरण की इमारत अपने आप गिर जाती है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कानून दुष्प्रेरक को नहीं बख्शता, जैसे नाबालिग से अपराध करवाना, पागल से अपराध करवाना, या किसी कानूनी छूट के कारण मुख्य अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे बात करते हैं। सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन और दुष्प्रेरण में अंतर क्या है, आइए देखते हैं। दोनों ही अपराध से जुड़े हैं, लेकिन भूमिका और तरीका अलग अलग है। बुनियादी अंतर कौन क्या है? सामान्य आशय क्या है? सभी आरोपी साथ मिलकर अपराध को अंजाम देते हैं, सबका इरादा एक ही होता है और वे मिलकर सक्रिय रूप से काम करते हैं। यह है सामान्य आशय। कानून कहता है कि चूंकि सब साथ थे, इसलिए हर कोई उतना ही दोषी है जितना मुख्य अपराधी है, तो सब साथ मिलकर किया। लेकिन दुष्प्रेरण इससे थोड़ा हटके है। दुष्प्रेरण में अपराध जो है, अपराधी कोई और होता है, कराने वाला कोई और होता है। यह जरूरी नहीं है कि आप अपराध के समय वहां मौजूद हो, किसमें? दुष्प्रेरण में, और या आप खुद अपराध कर रहे हो, यह भी जरूरी नहीं है भाई। आप अपराध की नींव रखते हैं, उकसा करे, साजिश रच करे या सहायता देकर। आप पर्दे के पीछे रहकर अपराध को संभव बनाते हैं, तो ये क्या है? दुष्प्रेरण है। ठीक है, मुख्य अंतर देखते हैं इनके बीच। सामान्य आशय, दुष्प्रेरण। कै भागीदारी का स्वरूप, आइए देखते हैं। पहला है भागीदारी का स्वरूप। तो सामान्य आशय में सब बराबर के साझेदार होते हैं, जैसे एक टीम है जो एक साथ मैदान में खेल रही है, तो सभी अपराधी सामान्य के भागीदार होते हैं। लेकिन दुष्प्रेरण जो है, दुष्प्रेरण में आप अपराध के सूत्रधार या मददगार होते हैं। आप अपराधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपराध नहीं कर रहे, बल्कि उसे वह ताकत दे रहे हैं जिससे वह अपराध कर सके। ये दुष्प्रेरण है। एक दूसरे पर निर्भर। तो सामान्य आशय में क्या है? यह जरूरी नहीं है कि किसी ने किसी को उकसाया हो सकता है कि सब लोग एक साथ मिलकर बिना किसी उकसावे के अपने मन से आए हों। लेकिन दुष्प्रेरण में क्या है? यह जरूरी नहीं है कि सब ने मिलकर ही सोच रखी हो कि ऐसा काम करना है। दुष्प्रेरण का काम तो बस अपराधी को तैयार करना है भी। ठीक है, क्षेत्र की बात करें और विस्तार की बात करें, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। दुष्प्रेरण का क्षेत्र सामान्य आशय से कहीं ज्यादा बड़ा विस्तृत है। ठीक है, तुलना की अगर नजर करते हैं तो तुलना हमने देख लिया। एक साथ होना मतलब अपराध के समय साथ होना जरूरी है, किसमें? सामान्य आशय में। दुष्प्रेरण में साथ होना जरूरी नहीं है। भूमिका, सभी सक्रिय रूप से अपराध करते हैं सामान्य आशय में, लेकिन दुष्प्रेरण उकसाना, साजिश रचना, सहायता करना, ये काम होता भी दुष्प्रेरण में। वहीं इरादे की बात करें तो सामान्य आशय में सभी का एक ही इरादा, एक ही आशय होता है, लेकिन दुष्प्रेरण में जो है, दुष्प्रेरक का इरादा अपराध कराने का होता है, अपराधी से उसका इरादा अलग भी हो सकता है। ठीक है, बात नंबर 3 करते हैं आधार की। तो सामान्य आशय में सभी मिलकर अपराध करते हैं, ठीक है, लेकिन दुष्प्रेरण जो है अपराध की नींव रखना, उकसाना, मदद करना, यानी कि साजिश करना होता है। तो अपराध की नींव दुष्प्रेरण द्वारा रखी जाती है। ठीक है, उदाहरण की बात करें, सामान्य आशय में 3 लोग मिलकर चोरी करते हैं, ये उदाहरण है। दुष्प्रेरण में कोई व्यक्ति चोरी की योजना बनाता है और दूसरे को उकसाता है, मदद करता है, ये दुराशय है, दुष्प्रेरण है, सॉरी। ठीक है, धाराओं की बात करें तो आईपीसी की धारा कौन सी थी? आईपीसी की धारा 34, लेकिन यहाँ पे बीएनएस की धारा बोलती है दुष्प्रेरण 45 में। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं।
महत्वपूर्ण बात, निर्दोष अभिकर्ता भी। मान लीजिए सामान्य हादसे में क्या होता है, जा जाकर उस दुकान का शीशा तोड़ दे, ये बोला इस बच्चे को, मुझे तो बस खेलना लगता है भाई। सामान्य हादसे में क्या होगा, नहीं, यहाँ बच्चे को पता ही नहीं कि वह क्या कर रहा है, वह आपका साझेदार नहीं है, इसलिए सामान्य हादसे का मुकदमा नहीं चलेगा भाई इस पे। ठीक है। दुष्प्रेरण में क्या होगा, हाँ, आपने बच्चे जिसे पता ही नहीं है से अपराध करवाया भाई, आप अपराध की नींव रख रहे हैं, इसलिए आप दुष्प्रेरण के लिए पूरी तरह से दोषी होंगे, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है। सामान्य हादसे में सब बराबरी के साथी होते हैं, जबकि दुष्प्रेरण में कोई व्यक्ति पर्दे के पीछे रहकर अपराध को अंजाम देता है भाई, इस बात को ध्यान रखना। और आज की जो चर्चा हमने बात की दुष्प्रेरण के बारे में, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 45 के बारे में चर्चा करती है भाई, इस धारा को भी याद रखना। ठीक है। बहुत विस्तृत से क्लास रही हमारी, और आने वाले समय में आपको इसे देखने को प्रश्न मिलेंगे एग्जाम में, और लाइफ में भी ये क्लास आपको काम आएगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।